अच्छा, तो इसका जो आपके पास फार्मूला आएगा वो फार्मूला कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने वर्चुअल मैग्निफिकेशन परफॉर्म करनी है किसी लेंस की, यानी कि लेंस की वर्चुअल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि इफ़ यू नो कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, देन इट्स की इमेज जो बनेगी वो वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो उसके लिए फार्मूला 1+d/f होता है, यानी कि किसी भी लेंस की जो वर्चुअल मैग्निफिकेशन पावर होती है वो 1+d/f, ये इसका फार्मूला याद रखिएगा। अब इसके अंदर अगर हम अलग-अलग देखें तो यहाँ पे जो d आपको दिया हुआ है ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहलाता है। ये कहलाता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या है कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू जो होती है ना d की, ये होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली ये बात कही जाती है कि अगर ये आपकी आँख है और आँख के सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इसे 25 सेंटीमीटर पर रखूँ, इसको मैं प्लेस करूँ 25 सेंटीमीटर पे, तो आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 25 सेंटीमीटर के रिलेटिवली जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि अगर मैं 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ तो मुझे उसकी क्लियर और शार्प सेम साइज़ के ऊपर इमेज जो होगी वो क्लियर दिखाई देगी। मुझे इस साइज़ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 25 मिनिमम 25, अगर आप 25 से क़रीब लाने लगेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने साइज़ को बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ती चलेगी। दूर लेके जाएंगे तो कम होता चला जाएगा, साइज़ छोटा होता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने उसके एक्चुअल साइज़ पे देखना है कि वो असल में कितना बड़ा है, उसकी इमेज आँख में कितनी बन रही है, तो यू विल हैव टू प्लेस इट एट 25 सेंटीमीटर। तो ये डी की वैल्यू होती है। तो इफ़ यू नो द फोकल लेंथ ऑफ एनी ऑफ द लेंस देन यू कैन कैलकुलेट दिस मैग्नीफिकेशन। लेकिन ये याद रखें कि ये तमाम ऑल मैग्नीफिकेशंस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मैग्नीफिकेशन के लिए। वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज जो बनेगी या मैग्नीफिकेशन जो होगी किसी भी लेंस की, उसके लिए, रियल मैग्नीफिकेशन के लिए आप ये यूज़ नहीं करेंगे। तो ये फार्मूला आपके पास हो जाएगा मैग्नीफिकेशन का। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर की बात की जाती है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक सर्टेन रिजॉल्विंग पावर होती है। इज़ एन एबिलिटी, ये एक ऐसी सलाहियत होती है, एक ऐसी एबिलिटी होती है टू डिस्टिंग्विश, के डिफ्रेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश दोनों को अलग अलग देख सके, बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स। आप क्या करें, एक पेपर ले लें और पेपर पे आप क्या करें, 2 पॉइंट्स बना लें इतने डिस्टेंस के ऊपर। अब आप इस पेपर को आहिस्ता आहिस्ता दूर लेके जाएं। जैसे जैसे आप आँख से दूर लेके जाएंगे, जितनी दूर लेके जाएंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि दीज 2 पॉइंट्स मीट ईच अदर। आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों पॉइंट इतने करीब आ गए कि ये एक ही पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर का मतलब क्या हो गया कि ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है, वो सलाहियत होती है कि वो इंस्ट्रूमेंट बहुत क्लोज पॉइंट्स को भी बहुत क्लियर, यानी कि आपको शार्प डिटेल्स शो करे। वो शार्प डिटेल्स जो हैं अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो बहुत हाई होगी। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर अगर बहुत अच्छी है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत दूर जाने के बाद भी 2 बारीक बारीक लाइनें एक दूसरे से, या डॉट्स जो होंगे वो एक दूसरे से दूर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। बट इफ़ दीज 2 डॉट्स आर मर्जिंग अप तो इट मीन्स कि रिजॉल्विंग पावर उसी के रिलेटिवली क्या होगी, कम होगी। अब अगर आप देखें रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनकी डिफरेंट रिजॉल्विंग पावर, अगर रिजॉल्विंग पावर लेस है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे जो सपोज़ कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर रिजॉल्विंग पावर हाई होगी तो वो ऑर्गेनिज्म मुझे अपनी असल शक्ल में ऐसे भी दिखाई देगा और उसके अंदर डिफरेंट पॉइंट्स जो होंगे या मार्क्स जो होंगे वो आपको बाकायदा ऐसे करके मूव होते हुए एक एक मार्क या एक एक पॉइंट आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर कम होने की वजह से ये मुझे साफ ये मार्क्स नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो जितनी हाई रिजॉल्विंग पावर होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतनी ही ज़्यादा शार्प डिटेल्स आपको क्या करेगा, शो करेगा। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ एन एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश, वो सलाहियत होती है जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकें बिटवीन क्लोजली ऑब्जेक्ट्स और अ पॉइंट सोर्स।
तो इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। अगर दो पॉइंट्स बहुत दूर हैं और मैं दोनों को अलग अलग करके देखना चाहता हूँ तो मैं एक हाई रिजॉल्विंग पावर इंस्ट्रूमेंट को या किसी ऐसे आई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करूँगा जो इसके लिए बेस्ट हो सकता है। आमतौर पर रिजॉल्विंग पावर्स माइक्रोस्कोप की डिफरेंट होती है, जो कि उसे अब अगर ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा है तो मैं बहुत हाई रिजॉल्विंग पावर की माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ करता हूँ। अच्छा भाई, इससे आगे आप चलिए तो आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखें, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो आप रे डायग्राम देखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं, वो मैग्नीफाइंग पावर इसी के थ्रू निकाली गई है और ये आपको मैग्नीफाइंग पावर दी हुई है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली सिंपल लेंस होता है। अगर यहाँ पे बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसा कि यहाँ पे लिखा है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस की, एक सिंगल लेंस जो है उसकी बात की जा रही है, जबकि ये आपके पास कहलाएगी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने इसकी डायग्राम्स वगैरह शो की हुई हैं, लेकिन आपको डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसकी मैग्नीफिकेशन पावर पता होनी चाहिए 1+d/f। अगर आपको ये पता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले के थ्रू मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसका इन्होंने डायग्राम बनी हुई है, लेकिन इसको जानने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैग्नीफिकेशन से ही रिलेटेड है, तो बस इतना ही पता होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीफिकेशन के लिए हमने इससे पहले अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, मैग्नीफिकेशन बराबर होता है Q/P, या मैग्नीफिकेशन बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, मैग्नीफिकेशन हमेशा इमेज के अंदर आती है, इमेज हमेशा मैग्नीफाई होता है, इसी वजह से इमेज की चीज़ें जो होती हैं वो न्यूमरेटर में रखी जाती हैं। Q इमेज डिस्टेंस है, HI इमेज हाइट है, तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा टॉप के ऊपर। तो इसी तरीके से θ-θ का मतलब क्या है कि एंगल मेड बाय एन इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन के रिलेटिवली निकाली जाती है, लेकिन जब इसको फर्दर सॉल्व किया जाता है तो आखिर में रिलेशन हमारे पास 1+d/f, यानी कि मैग्नीफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप और अ नॉर्मल कन्वर्जिंग लेंस जो होगी वो 1+d/, यहाँ पे d मैंने आपको बताया था लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और d की वैल्यू जो होती है वो ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर के बराबर आती है। अच्छा भाई, अब आप इससे आगे चलेंगे तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है, देखिए भाई। अगला है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज इट इज़ मैंशनड। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है। अब ये आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ करो, तो आप CRQs और ERQs ना होने की वजह से इसकी ड्राइंग तो नहीं आएगी कि आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको ड्रॉ कर रहे हो। लेकिन देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ और इसकी डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे है। देखिए भाई, ये है माइक्रोस्कोप, लेकिन इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। बेटा कंपाउंड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक नहीं बल्कि कितने लेंसेज यूज़ हो रहे हैं, 2 लेंस यूज़ हो रहे हैं। ये फर्स्ट लेंस है और यहाँ पे ये कौन सा है, ये सेकंड लेंस है। फर्स्ट लेंस जो है इसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, सेकंड लेंस जो है ये आई पीस कहलाता है। अगर आप दोनों लेंसेज को कंपेयर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि द साइज़ ऑफ द फर्स्ट लेंस इज़ स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ द सेकंड लेंस। पहले लेंस का साइज़ जो होगा वो छोटा होगा। जब इसका साइज़ छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ, अब ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ओ से है, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी फोकल लेंथ, जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, इसको मैं F0 या FO से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये FO जो है वो फोकल लेंथ, तो एक फोकल लेंथ यहाँ आएगी, एक फोकल लेंथ यहाँ आएगी ना। ऑब्जेक्ट इज प्लेसिंग बियॉन्ड इट्स फोकल लेंथ, यानी कि F और 2F के दरमियान में मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो इसकी रियली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। देखिए, पहली बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब जो आपके पास यहाँ पे इमेज बनी है, ये इस इमेज के साथ हम क्या करेंगे कि नाउ दिस इमेज, इस इमेज के इन फ्रंट हम क्या करते हैं, आई पीस को ऐसे प्लेस करते हैं कि आई पीस की, देखिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आई पीस की फोकल लेंथ जो है वो FE के इक्वल, FE इज़ द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो अब ये आई पीस जो FE की फोकल लेंथ का है, इसका फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा है, इट्स डिस्टेंस इज़ मोर एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को अगर मैं देखूं तो दैट वुड बी लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, FE से
लेस हो जाएगी। तो बताइए जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो हम यहाँ पे क्या चीज़ दिखा रहे हैं, ये जो हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिया गया है। एक मिनट, अगर आप ये ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है विद इन इट्स फोकल लेंथ। दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज लाई विद इन फोकल लेंथ, विद इन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ आई पीस। तो बताइए जब विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लाई करेगा तो अब यहाँ पे देखें ये एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा और इसके अंदर जो पहली बीम होगी दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ, और दूसरी बीम जो होगी वो हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे। अब देखें ये दोनों बीम्स जो है ये डाइवर्जिंग बीम्स हैं, तो जब ये डाइवर्ज होंगी तो इनको बैक साइड के ऊपर प्रोसीड करेंगे, ये कन्वर्जेंस के लिए आएगा और ये भी पीछे कन्वर्जेंस के लिए। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर मिलके यहाँ पे इसकी एक इमेज इन्वर्टेड, यानी कि सेम डिस्टेंस, देखिए ये भी इन्वर्टेड है तो ये भी इन्वर्टेड है, तो सेम, यानी कि ये एज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास इन्वर्जन तो नहीं होगा, यानी कि सेम साइड के ऊपर इमेजेस आपके पास फॉर्म हो रही होंगी। लेकिन आपको पता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ इट्स वर्चुअल इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड हियर, ये मैग्नीफाइड भी होगी, बड़ी भी होगी। तो अब देखें आपको समझने के लिए ये है, ये यहाँ पे इन्होंने आई, चाहे आप यहाँ रखें या इस आँख को आप यहाँ पे प्लेस कर रहे हो, तो आप जब देखेंगे तो ये छोटा सा ऑब्जेक्ट जो है उसकी पहले एक रियल इमेज बनेगी और फिर रियल से आपके पास वर्चुअल ह्यूज इन साइज इमेज जो है वो आपको मिल रही होगी। अच्छा, इसके लिए जो अहम चीज़ है जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपके पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू, देखिए बेटे m इज इक्वल टू l ओवर एफ नॉट। L जो है आपके पास, L ओवर एफ नॉट का मतलब क्या हो गया, L इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों लेंसेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय L, इस डिस्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, L ओवर एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और 1 प्लस डी ओवर एफ, 1 प्लस डी ओवर एफ का मतलब क्या है कि ये आपको याद हो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था, वर्चुअल मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले के अंदर आपके पास 1 प्लस डी ओवर एफ आ जाएगा। तो 1 प्लस डी ओवर एफ आ जाने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास इसी का रिजल्ट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकेंगे। तो आपके पास मैग्निफिकेशन जो है ये इसका फॉर्मूला आप ज़रा अपने जहन में रखिएगा कि फॉर द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस के लिए L ओवर एफ, L इज द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, ओवर एफ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और 1 प्लस डी डिस्टेंस ऑफ विजन, और एफ ई क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ एन आई पीस। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करेंगे कि अगर हम दूसरा पार्ट देखें इसका, तो इसमें अब यही बात बताई गई है कि भाई मैं जितने ज़्यादा फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा करूँगा इसी के रिलेटिवली आपके पास मैग्निफिकेशन भी वेरिएट करेगी, लेकिन इसके अंदर कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ टेलीस्कोप को आपने करनी है और उसकी मैग्निफिकेशन पावर को मेंशन करना है। तो बेटे देखिए टेलीस्कोप की डायग्राम ये है, यहाँ पे दी हुई है। इसके अंदर काम जो है वो हम उल्टा करते हैं कि आपके पास पहला लेंस जो होता है वो ज़्यादा फोकल लेंथ का बड़ा लेंस रखा जाता है, ये जो है ये लार्ज फोकल लेंथ का एक बड़ा लेंस होता है, और यहाँ पे स्मॉल फोकल लेंथ का एक छोटा लेंस रखा जाता है। तो अब होता क्या है कि पैरेलल बीम्स आके इससे स्ट्राइक करती हैं और ये कन्वर्ज हो जाती हैं इसके फोकस के नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक छोटी इमेज, स्मॉल इमेज फोकल लेंथ के ऊपर आपके पास बन रही होती है, इसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे। ऑब्जेक्टिव का लेंस यहाँ पे बड़ा होता है और आई पीस जो है उसका लेंस जो है साइज में क्या होता है, छोटा, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप ये बताइए कि पहले जो ऑब्जेक्ट है दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम लेंस,
जब लेंस से बहुत दूर होगा तो उसमें से आने वाली रेज तमाम पैरेलल हो जाएंगी, एंड व्हेन दीज रेज आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट, तो वो आपके पास फोकस के ऊपर ही, यानी कि आई पीस के वो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे ही आपके पास एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। अब आप क्या करते हैं, इस लेंस को एज अ वर्चुअली मैग्नीफाइड ग्लास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इससे पहली बीम ऐसे आती है, दूसरी बीम आप अगर यहाँ से स्ट्राइक करा रहे हैं तब आप सॉरी यहाँ से गुजार रहे हैं और पहली बीम ये है, तो इससे अगर आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये प्रोसीड होते होते एक पॉइंट के ऊपर आके यहाँ पे मिलेंगी, और यहाँ पे वर्चुअली मैग्नीफाइड इमेज जो होगी इन्वर्टेड, वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर था आपसे, वो ऑब्जेक्ट आपको, टेलीस्कोप अमूमन फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो आपसे बहुत दूर रखे हुए हों उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको जज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा बेटे, अब मैग्नीफिकेशन का इसका फार्मूला उसके मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है कि मैग्नीफिकेशन f0 अपॉन fe, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो यू विल गेट द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस टेलीस्कोप। टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास टॉपिक आ रहा है रे डायग्राम। इसके बाद आ रहा है रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द नॉर्मल आई शॉर्ट साइटेडनेस। अब यहाँ पे देखें रे डायग्राम जो आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है कि रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द नॉर्मल आई, और शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो आपको पता है कि आपकी आँख जो होती है इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक शॉर्ट साइटेडनेस की होती है और एक लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस की प्रॉब्लम आपकी आई में जो आ रही होती है ये ड्यू टू लेंस आ रही होती है। लेंस के अंदर इमेजेस डिफरेंट लोकेशन पे बनते हैं। अब देखें, इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त है समझने की, वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये पता लगेगा कि देखें, अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट साइटेडनेस की, यहाँ पे अगर हम बात किसके करें, शॉर्ट साइटेडनेस की, तो शॉर्ट साइटेड होने का मतलब क्या है कि मुझे करीब की चीज़ जो है ना वो बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है कि आपकी नियर साइटेडनेस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, करीब की नज़र सही है, ठीक है, यानी कि यू विल बी एबल टू सी द शॉर्ट साइटेड ऑब्जेक्ट्स बट अनएबल टू सी द लॉन्ग साइटेड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट साइटेड आई जो होगी वो उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम बेसिकली किसके लिए होगी, शॉर्ट साइटेड के लिए जो प्रॉब्लम आएगी उसमें आपको दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आएंगे, यानी कि करीब के ऑब्जेक्ट्स तो सही दिखाई दे रहे होंगे लेकिन दूर के नहीं देख सकेंगे। इसी तरीके से लॉन्ग साइटेड का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो आपसे खासे फासले पे रखे हैं उनकी साइटेडनेस तो बिल्कुल क्लियर होगी, दूर के ऑब्जेक्ट्स को बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे, लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड क्लोजर टू योर आई लेंस you will not be able to see the clear image on your retina। तो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट साइटेडनेस, अब देखिए डिस्क्राइब द करेक्शन ऑफ शॉर्ट और लॉन्ग साइटेडनेस की करेक्शन होती किस तरीके से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आती क्यों हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे किया ये जाता है कि इफ़ वी हैव अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये शॉर्ट साइटेडनेस की प्रॉब्लम हो रही है। शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे दूर के ऑब्जेक्ट्स की क्लियर इमेज नहीं मिलती। देखें, सबसे पहले तो आप ये जहन में बनाइए कि ये आई है और यहाँ पे मेरे पास आई के पास यहाँ पे बिल्कुल बैक एंड के ऊपर एक स्क्रीन होता है, एक सेंसिटिव स्क्रीन होता है जिसको मैं रेटिना कहता हूँ। और आप ये बात जानते हैं कि इफ़ इमेज इज़ फॉर्म्ड एट रेटिना ऑन द रेटिना, तो इसका मतलब क्या है कि आपको उस ऑब्जेक्ट की बिल्कुल क्लियर इमेज आपका ब्रेन इंटरप्रेट करके देगा। लेकिन इफ़ इमेज इज़ नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना तो इट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट दैट इमेज। अब देखें, एक बहुत ही आसान सी और सिंपल सी चीज़ देखिएगा। अब वो सिंपल सी चीज़ क्या है, वो सिंपल सी चीज़ ये है कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, बहुत दूर रखा हुआ है, फार अवे है, तो आपको पता है कि आने वाली रेज जो होंगी जब लेंस से गुजरेंगी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार देन मोर कन्वर्जेंस विल बी देयर। आपके पास कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि रेज जो है वो ज़्यादा कन्वर्ज करेंगी। तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी फार
तो होता क्या है कि रेज कन्वर्ज होती हैं, और इस रेटिना से देखिए, अगर मैं इसको हटाऊं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये रेज जो हैं वो रेटिना से देखिए, अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे, तो आप देखिएगा कि रेज रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं, कि ये इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्जेंस आ रही है। देखिए ये पीछे नहीं पहुंच सके। इसका मतलब क्या है कि रेटिना से अगर पहले यहीं पे कन्वर्ज, रेटिना तो यहाँ कहीं पे था, अगर कन्वर्जेंस रेटिना से पहले हो गई है तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि इमेज मुझे क्लियर या साफ इस रेटिना पे नहीं बनेगी, धुंधली इमेज आएगी, ब्लर। तो उसको सही करने के लिए मुझे इसकी कन्वर्जेंस ज़्यादा हो गई है, मोर कन्वर्जेंस इज देयर, तो इट मीन्स कि मुझे इसे डाइवर्ज करना है, मुझे इसे फर्दर फार मूव कराना है और दूर लेके जाना है। तो आप इसको दूर ले जाने के लिए यहाँ पे जो लेंस इसकी करेक्शन के लिए यूज़ करेंगे वो डाइवर्जिंग लेंस होगा। तो डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा कि जब रेज इस डाइवर्जिंग लेंस से गुजरेंगी तो ये जो कन्वर्जेंस पॉइंट है, ये कन्वर्जेंस पॉइंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दूर होगा, और दूर होके नाउ द इमेज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट रेटिना। तो अब रेटिना पे बनने लगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉब्लम थी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास आंख में शॉर्ट साइटेडनेस का, नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए व्हाट वी विल यूज, उस ये प्रॉब्लम होती क्या है, वी विल नॉट बी एबल टू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट्स। What is the reason? Reason is that कि rays are converging before the retina. So in order to place it again onto the retina, you will have to send it towards, or you will have to converge the beam far from the lens. So how do we perform that task? By placing a diverging lens in front of the eye. तो जब तुम रखोगे तो वो लेंस जो होगा वो उस कन्वर्जिंग पॉइंट को मजीद दूर करेगा और आपकी इमेज को क्लियरली स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर देगा। तो अब आपके ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये किस तरीके से नियर साइटेड, बिल्कुल सेम फार साइटेडनेस के लिए भी होगा। फार साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया कि ये लॉन्ग साइटेडनेस है, और इसको परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंख के करीब रखा हुआ है तो आपको उसकी धुंधली इमेज नजर आ रही होगी। Now if you are placing an object very close to the lens, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को लेंस से बहुत करीब यहाँ पे प्लेस कर दूं बिल्कुल, तो क्या होगा कि आप जानते हैं कि if we are bringing an object closer to the lens, जैसे जैसे मैं लेंस के करीब लाता हूं तो रे की कन्वर्जेंस जो है वो लेंस से क्या होती जाती है, दूर होती चली जाती है। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब मैं लेंस को ऑब्जेक्ट के करीब रखूंगा और रेज गुजरेंगी तो आप देखेंगे कि इसका कन्वर्जेंस जो होगा वो इस रेटिना के बजाय बिहाइंड द रेटिना बनने लगेगा, रेटिना के पीछे जाने लगेगा। अब बताइए, जब ये बिहाइंड द रेटिना आ गया और रेटिना यहाँ पे मौजूद है तो इसका मतलब क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ क्लियर इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो क्लियर इमेज ना होने का मतलब क्या है कि इमेज इज नॉट फॉर्म ऑन द रेटिना बट इट इज बिहाइंड द रेटिना। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट इमेज ऑन टू द रेटिना, व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू इंक्रीज द कन्वर्जेंस। मुझे कन्वर्जेंस बढ़ानी है, ताकि कन्वर्जेंस पॉइंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि इट मूव्स टुवर्ड्स द लेंस। कन्वर्जेंस बढ़ाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेस अ कन्वर्जिंग लेंस। जब मैं कन्वर्जिंग लेंस करूंगा तो पहले कन्वर्जिंग ज़्यादा थी, कन्वर्जिंग कम होगी और कम होते होते कहाँ पे आ जाएगी, इसके रेटिना पे आ जाएगी। जब ये इसके रेटिना पे मौजूद होगी तो इसका मतलब क्या है कि इन प्लेस ऑफ कौन सी होगी भैया, लॉन्ग साइटेडनेस, द इमेज इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म्ड एट रेटिना बट इट इज formed behind the retina. तो in order to bring it back to the retina, we will use a converging. मुझे converging को बढ़ाना होगा तो we will use a converging convex, double convex lens which send it back to the screen. तो इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग साइटेडनेस के अंदर इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, और जब आप कन्वर्जिंग लेंस प्लेस करेंगे तो इमेज दोबारा से रेटिना पे आ जाएगी। नाउ द पर्सन बी एबल टू सी द क्लियर इमेज ऑन क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक आपके पास ये डिफेक्ट ऑफ आई जो है, आइज़ जो हैं वो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। तो यहाँ तक आपके पास ये चैप्टर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है।